भारत का प्रधानमंत्री बदलने वाला है। सितंबर के बाद भारत को एक नया प्राइम मिनिस्टर मिलेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है शिवसेना यूबीटी सेक्शन के लीडर संजय राउत का। रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने आरएसएस हेडक्वार्टर को विजिट किया, जो उन्होंने पिछले 10-11 साल में नहीं किया था। तो संजय राउत ऐसे प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं कि शायद इसका रीजन यह है कि वो टाटा बाय बाय करने गए थे मोहन भागवत से, और इवेंचुअली सितंबर के बाद वो रिटायर होने वाले हैं एंड बीजेपी की कमान या फिर हमारे देश की कमान किसी और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आने वाली है। खैर, देवेंद्र फडणवीस ने इस चीज को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया है। वो बोल रहे हैं हम कोई मुगल रूलर नहीं है, बाप के रहते जिंदा रहते हम बच्चे जो हैं वो सीट पर नहीं बैठते, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा फोकस किस चीज पर रहना चाहिए? अगर अब बिग इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी रिजाइन करते हैं, रिटायर होते हैं सितंबर में, तो हमारी कैबिनेट पे, हमारी गवर्नमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर प्राइम मिनिस्टर बीच टर्म में रिजाइन करता है तो गवर्नमेंट का चुनाव दोबारा कैसे होगा, इस पर हमारा फोकस ज्यादा रहना चाहिए बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी, वेलकम टू चहल एकेडमी। और आज इस वीडियो के अंदर हम ये क्लियर करेंगे कि अगर सितंबर में मोदी जी रिटायर होते हैं तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के नए प्रधानमंत्री को कैसे चुना जा सकता है। इधर उधर की बातें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को साइडलाइन करते हैं। ये वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताए। संजय राउत जी जो क्लेम कर रहे हैं कि टाटा बाय बाय कर रहे हैं, वो मोहन भागवत को रिटायर हो जाएंगे सितंबर में, इससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पीएम मोदी रिटायर होते हैं ड्यूरिंग हिज टर्म इन द ऑफिस तो क्या होगा, क्या प्रोसीजर होता है? देखो, जनरली अगर कोई प्रधानमंत्री, भारत पार्लियामेंट या भारतीय लोकतंत्र के, इंडियन डेमोक्रेसी की हम बात करें तो, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है मिड टर्म के बीच में, या फिर कोई किसी वजह से, किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है, लायक नहीं रहता काम करने के, या फिर पास अवे कर जाता है, या फिर एक्सपायर हो जाता है, ऐसे केस में कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहां मेंशन्ड दिखते हैं। वो क्या स्टेप हैं? अगर पीएम रिजाइन कर रहा है तो पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी रिटायर होते हैं सितंबर के अंदर तो पूरी कैबिनेट को नलीफाई कर दिया जाएगा, पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ेगा। चाहे उसके बाद कोई नया पार्टी लीडर जो है वो चुना जाएगा, और वो हो सकता है वापस से वही कैबिनेट चूज कर ले, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। एक बार तो उन्हें रेजिग्नेशन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो मतलब पीएम मोदी का रिटायरमेंट का मतलब है कि पूरी की पूरी कैबिनेट रीशफल होती हुई दिख सकती है। दूसरी चीज, अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी, एकदम फुल मेजोरिटी नहीं है, जैसे 2014 2019 में देखने को मिल रही थी, और 2024 वाला जो सिनेरियो है, यहां किसी भी सिंगल पार्टी के पास आपको फुल मेजोरिटी देखने को नहीं मिलती है, ऐसे केस में प्रेसिडेंट लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए। और अगर वो सरकार बना लेते हैं तो इवेंचुअली एक वो जो उनका लीडर होगा उस पार्टी का, जो मेजोरिटी जिस पार्टी ने प्रूव करी है फ्लोर के ऊपर, उसको पीएम की तरह चूज किया जाएगा, और वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज करेगा, और उन्हें अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब तक नया पीएम नहीं चुना जा रहा है रेजिग्नेशन के बाद, तब तक एक टेम्पररी, एक कोएलिशन गवर्नमेंट या एक टेम्पररी गवर्नमेंट आपको फंक्शन करती हुई दिख जाती है। लेकिन कैच ये है कि वो कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती। मतलब जब तक फ्लो टेस्ट नहीं हो जाता, कोई पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर देती, तब तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट तो रहेगी, लेकिन वो कोई मेजर डिसीजंस या मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले पाएगी। अदर देन दैट, इसके अलावा क्या सिनेरियोज हैं? अगर लार्जेस्ट पार्टी अपने नंबर्स प्रूव करने में फेल रहती है, मानो कि भाजपा, बीजेपी अगर पीएम मोदी रिटायर करते हैं और वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, जो उनके कोएलिशन पार्टनर्स हैं स्पेशली टीडीपी और जेडीयू, अगर उनसे हाथ पीछे खींच लेते हैं तो उनके पास मेजोरिटी नहीं रहेगी। ऐसे में मौका मिलेगा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को। मतलब ऐसे भी चांसेस हैं कि सितंबर के बाद आपको राहुल गांधी पीएम बनते हुए दिख जाएं, अगर संजय राउत की मानी जाए तो। अगर वो अपनी बीजेपी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रही है तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के पास जाएगा मेजोरिटी प्रूव करने का मौका। अगर उन्होंने कर दिया तो ठीक, दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के पास जाएगा, जितनी भी, मतलब जो भी क्लेम करना चाहता है कि वी हैव द मेजोरिटी। और अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रही है तो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे, और उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें पूरी तरीके से वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू लोकसभा चुनाव पूरे देश में कंडक्ट कराए जाएंगे, और फिर आपको एक नई सरकार बनती हुई दिखेगी नए नंबर्स के साथ। क्या ऐसा पहले हुआ है? हां जी हां, ऐसा पहले हुआ है। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू अनटाइमली डेथ हुई थी उनकी, इवेंचुअली अनफॉर्चुनेट डेथ हमें, अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन हमें लाल बहादुर शास्त्री जी का देखने को मिला था 1966 में ड्यूरिंग ताशकंद एग्रीमेंट। उस टाइम पे कुछ ऐसी कंडीशन बनी थी कि पीएम के ना रहने की वजह से कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ा था। 1964 के बाद आपको लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हुए दिखते हैं फाइनल, जिन्होंने मेजोरिटी प्रूव करी, और उसके बाद इंदिरा गांधी। लेकिन
उस बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट भी बनाई गई थी, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि जब तक परमानेंट सरकार नहीं आ जाती, जब तक मेजोरिटी प्रूफ नहीं हो जाती, तब तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाती है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, या फिर जिसे टेम्पररी गवर्नमेंट बोल सकते हो आप। उस टाइम पे उसे हेड किया था गुलजारी लाल नंदा ने। तो जब 1964 और 1966 में ये केस हुआ था, तो गुलजारी लाल नंदा जो है, उन्होंने इंटरिम पीएम की तरह एक्ट किया था। और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये किसी भी तरीके से संविधान में मेंशन्ड नहीं है। ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस नहीं मिली है, ये कन्वेंशन के थ्रू इंप्लाई किया जाता है इसको। आई गेस आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि अगर किसी भी तरीके से संजय राउत जो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, अगर वो सच होते हैं, तो किस तरीके से भारतीय राजनीति में, भारतीय पार्लियामेंट में, किस तरीके से हमारी सरकार में आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। मिलता हूं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।